नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग होमोनिम्स से रिलेटेड जो PYQs हैं यानी कि जो अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो में जो है मैंने आपको कुछ होमोनिम्स जो है याद कराए थे और आज PYQ के साथ साथ डेफिनेटली हम लोग होमोनिम्स याद भी करेंगे ही, क्योंकि काफ़ी सारे होमोनिम्स ऐसे होंगे आज की क्लास में भी जो आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे। और ये जो होमोनिम्स वाला टॉपिक है ये भी रिसेंटली एग्जाम्स में जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐड किया गया है, यानी काफ़ी सारे एग्जाम्स जो हैं वो इससे रिलेटेड जो है अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ट्रेंडिंग में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू होमोनिम्स है वो करना है। और आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्टॉप करके एक बार पहले उस क्वेश्चन को खुद करें ताकि जो वर्ड्स हैं वो आपको डेफिनेटली याद रहें। ठीक है, तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप खुद करेंगे और फिर अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इट वुड बी बेटर, ताकि आप लोग को जो है वो लॉन्ग टर्म तक वर्ड याद रहेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ही वॉज टू टायर्ड टू डैश द बॉक्स एनी फार्दर, यानी कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि अब वो जो बॉक्स है ना इसे ये दूर तक ले जाना क्या नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले इन ऑप्शंस के मीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो बोर है, इस बोर का मतलब तो ये होता है जैसे अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को बोर कर देना, है ना, कहते हैं मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, ऊब गया। तो ये ऊब जाने के लिए भी ये बोर वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ऊब जाता है, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और सेकेंडली इस बोर का एक और मतलब भी होता है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ में छेद करना। छेद करने का मतलब क्या है, एक बार मैं इसे वापस लिख देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। तो अगर मैं बात करूं कि ये बोर करना क्या होता है, तो दिस बोर इज कि अगर मैं किसी चीज़ से बहुत जल्दी क्या हो जाता हूँ, ऊब जाता हूँ, तो ऊब जाना। और एक बोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में छेद करना, यानी जिसे आप कहते हैं ड्रिल करना, यानी छेद करने को भी हम क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। और डेफिनेटली ये जो वर्ड लिखा है बार, ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा। दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठ करके ड्रिंक कर सकते हैं, यानी शराब पीने की जो जगह होती है, प्लेस टू ड्रिंक, उसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। दूसरा एक बार का मतलब और होता है जिसको हम छड़ी यानी कि रॉड भी कहते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए हों तो हम कहते हैं ना बार मैग्नेट, तो बार मीन्स रॉड टाइप चीज़, है ना। बेयर का क्या मतलब होता है, बेयर इन्फिनेटिव, हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा भी है। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो नंगा है यानी कि अनकवर्ड है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि यार ये चीज़ जो है वो क्या है, बिना ढकी है, यानी अपन ने इसे जो है ढका नहीं है। तो बिना ढका हुआ, जब कोई चीज़ अनकवर्ड होती है तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बेयर। हालांकि हम इसे और इंग्लिश में नेकेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप अनकवर्ड बोलो चाहे आप नेकेड बोलो, दैट मीन्स बेयर। और इस वाले बेयर का जो मतलब होता है वो एनिमल से रिलेटेड भी है, जिसे आप भालू भी कहते हैं। एनिमल से रिलेटेड है तो ये नाउन है, और अदरवाइज वर्ब से अगर मैं रिलेटेड इसको कहूँ तो वर्ब से इसका रिलेटेड होता है किसी भी चीज़ को सहन करना, जिसे हम कहते हैं बर्दाश्त करना, यानी कि आप इसे टॉलरेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ये जो इतना ज़्यादा थक गया था कि अब ये जो बॉक्स है इसे आगे और कैरी करना ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, यानी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब बोर से ना मुझे एक वर्ड और याद आया, दैट इज BOAR। ये वाला बोर वर्ड भी होता है। अब BOAR वाला बोर का क्या मतलब होता है, ये रिलेटेड टू होता है पिग के, यानी जो सुअर होता है ना, हम मेल वाइल्ड पिग, यानी एक ऐसा पिग जो मेल है प्लस वाइल्ड है ना। तो वाइल्ड पिग के लिए और मेल पिग के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट वर्ड इज व्हाट, बोर। कौन सा वाला बोर, BOAR वाला बोर। तो यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स हम लोग को याद हुए। बियर मीन्स भालू एज अ नाउन, वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है टॉलरेट करना। बेयर मीन्स अनकवर्ड, किसी भी चीज को ढका हुआ नहीं है। बार मीन्स रॉड भी होता है, या फिर प्लेस टू ड्रिंक, जहाँ अल्कोहल वगैरह पी जाती है। और इस बोर का मतलब होता है बहुत जल्दी किसी चीज से ऊब जाना, या फिर किसी चीज में छेद करना, या टू ड्रिल। और BOAR वाला बोर का क्या मतलब होता है, अ मेल वाइल्ड पिग। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बियर। दैट मीन्स आप उस चीज को बर्दाश्त और ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक गए। चलिए आगे बढ़ते। ही वॉज अनएबल टू पे द डैश ऑन टाइम, यानी वो समय पर क्या पे नहीं कर पा रहा। अब देखिए ऑप्शन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर फायर का मतलब तो हम जानते हैं, एक तो फायर का मतलब होता है आग, है ना, ये तो आग से रिलेटेड हो गया। दूसरा फायर का एक और मतलब होता है, कहते हैं मैं तुझे नौकरी से फायर कर रहा हूँ, यानी नौकरी से निकालना।
तो नौकरी से निकालने का मतलब भी क्या होता है, फायर होता है, जिसे हम टू डिसमिस फ्रॉम जॉब भी कहते हैं। यानी जॉब से क्या कर देना, डिसमिस कर देना, उसको भी हम क्या कहते हैं, फायर ही कहते हैं। दैश फियर का मतलब क्या होता है, डर, बहुत ज़्यादा डर जब किसी चीज़ का हो जाता है तो उसे फियर ही कहते हैं। व्हाट इज़ फेयर, कहते हैं ना मेले को फेयर कहते हैं। एक तो भाई मेला जा रहे हैं, फेयर में जा रहे हैं, और दूसरा फेयर का मतलब होता है जिसको हम जस्ट कहते हैं। कहते हैं ना बहुत फेयर डिसीजन आया है, फेयर डिसीजन यानी बहुत जस्ट डिसीजन आया है, यानी कि सही डिसीजन आया है, सटीक डिसीजन आया है, बिल्कुल यही फैसला होना चाहिए था। तो जो आपके हिसाब से बहुत न्याय से परिपूर्ण हो, यानी कि न्याय संगत कह सकती हूँ मैं, न्याय संगत डिसीजन हो, आपके हिसाब से आपको लगे हाँ भाई यही डिसीजन होना चाहिए था, ये विदाउट पार्शियलिटी है, वो कहलाता है फेयर। और FARE वाला जो फेयर है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का किराया। भाई कहीं पे भी जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो किराया तो लगेगा ना, यानी किसी भी, मैं कह सकती हूँ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, यानी कि कहीं पर भी आने जाने का या रहने का या कुछ भी चीज़ का जो किराया हम लोग बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं FARE फेयर। अभी क्या बोल रहा है, ही वॉज नॉट एबल टू पे, क्या नहीं दे पा रहा था वो समय पर, किराया। तो FARE इज द राइट आंसर, कि ही वॉज अनएबल टू पे द फेयर ऑन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हंटर एम्ड एट द डैश ऑफ डियर, यानी जो हंटर है उसने डियर के किस पर एम किया, यही कहना चाह रहा है ना। अब डियर वर्ड आपने नाउन में पढ़ा है कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर भी डियर ही होता है और इसका प्लूरल भी डियर ही होता है ना। अब डेफिनेटली यहाँ पर पता तो चल नहीं रहा कि सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है, बट इतना पता है कि ये जो वर्ड है ये रिलेटेड टू डियर ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। हर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हर्ट कर दिया या आपने मुझे बहुत हर्ट कर दिया, यानी किसी चीज़ को क्या पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इज नोन एज व्हाट, हर्ट करना। जिसे आप क्या कहते हैं, टू इंजर, यानी किसी भी चीज़ को इंजर्ड कर देना, इज नोन एज हर्ट। हार्ड का क्या मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है, देखो हार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और इस हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर को भी हम हार्ड कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी चीज का सॉलिड पार्ट इज नोन एज हार्ड। और एक हार्ड का मतलब कहते हैं ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है यानी कठिन है, जिसको आप डिफिकल्ट भी कहते हैं। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब बोथ। हर्ड का क्या मतलब है, हर्ड का मतलब है झुंड, और स्पेशली ये जानवरों के झुंड के लिए यूज होता है। और कौन से जानवर, मोस्ट प्रोबेबली ये वो जानवर होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। हर्बीवोर्स कैसे, जैसे हम कई बार सुनेंगे कि हर्ड ऑफ काव, या फिर हर्ड ऑफ बफेलोज, या हम सुनेंगे हर्ड ऑफ हॉर्सेस, या हम सुनेंगे हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ डियर। तो कुल मिलाकर हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं यानी कि जानवरों के झुंड के लिए हम लोग हर्ड वर्ड का यूज करते हैं। और ये वाला जो हियर्ड है ये किसका पास्ट टेंस है, हियर का, यानी कि हियर एक वर्ब है जिसका पास्ट टेंस है हियर्ड, और इसका रिलेशन किससे होता है, सुनने से। ठीक है, अब ये कह रहा है जो हंटर है उसने एम किया है किस पे, डेफिनेटली डियर का झुंड ही होगा, उसी पे इसने एम किया रखा है, यानी कि एक डियर पर नहीं पूरे झुंड पर, और झुंड के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, हर्ड ऑफ डियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई कांट डैश योर राइटिंग प्रॉपरली, आपकी राइटिंग में ढंग से क्या नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन तो क्वाइट ईजी है, मैं राइटिंग ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पढ़ने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, रीड, READ। लेकिन बाकी ऑप्शंस के मतलब देखो, ये रेड तो आप जानते हैं कलर के लिए है, तो लाल रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। ये रेड है, और ये रेड की मैं आपको कई बार फ्रेजल वर्ब भी बता चुकी हूँ कि आपको याद रखनी है, दैट इज गेट रिड ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज के छुटकारा पाना, है ना। किसी भी चीज से छुटकारा पाना इज नोन एज व्हाट, गेट रिड ऑफ, या दूर रहना। ठीक है, लेकिन ये जो रीड है ना, ये हमारे लिए एक नया वर्ड है, और ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। दिस रीड इज, ये ना लकड़ी के लिए यूज होता है, एक प्रकार की लकड़ी है, मोस्टली वो लकड़ी है जिससे हम लोग बांसुरी वगैरह बनाते हैं ना, उस लकड़ी को हम लोग रीड कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ ग्रास प्लांट हो गया, यानी कि एक ग्रास प्लांट से निकली हुई जो लकड़ी है दैट इज नोन एज व्हाट, रीड, छड़ को कहते हैं। ठीक है, जिससे बांसुरी वगैरह बनती है, सॉफ्ट वुड है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो गया, आई कांट रीड योर हैंड राइटिंग प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही विल डैश द वुड फॉर द फायर प्लेस, अब वो वुड के साथ क्या करेगा, फायर प्लेस की। जरा ऑप्शन देखें एक बार, देखो इस वाला राइट का मतलब तो आप जानते हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। राइट है मतलब सही है, या कहते हैं ना तूने बहुत राइट डिसीजन लिया है, यानी बहुत उचित डिसीजन लिया है। ये वाला राइट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को लिखना, तो लिखना इज राइट।
फिर ये वाला जो राइट है, ये आपने ना राइट ब्रदर्स में भी ये राइट देखा होगा, खैर लेकिन ये वो वाला राइट नहीं है। यहाँ पर इस राइट का मतलब है जिसको आप कहते हैं कारीगर, है ना, यानी कि एक ऐसा क्राफ्ट्समैन जो किसी भी चीज़ की नक्काशी वगैरह करता है। तो मैं इसे क्राफ्ट्समैन बोल दूं, यानी किसी भी चीज़ की नक्काशी करना, किसी भी चीज़ को बनाना, शेप देना इज नोन एज कारीगर, जिसको बिल्डर भी हम लोग कह सकते हैं। और ये राइट क्या है, ये रिलीजियस राइट्स वगैरह जो परफॉर्म करते हैं ना हम, जिसको हम रीति रिवाज कहते हैं। तो रिलीजियस रिचुअल्स को जो हम परफॉर्म करते हैं, रीति रिवाज, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज राइट। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा फ्यूनरल राइट्स, यानी कि जब किसी की मौत हो जाती है तो वहां जो हम जाकर के रीति रिवाज करते हैं शमशान में, उसको कहा जाता है फ्यूनरल राइट्स। ठीक है, तो ये राइट वर्ड मोस्टली रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ही विल डैश द वुड फॉर द फायर प्लेस। अब यहाँ पर ये राइट तो होगा नहीं कि भैया वो फायर प्लेस के लिए जाकर के रीति रिवाज कर रहा है, नहीं, ही विल राइट, ये वाला राइट भी नहीं होगा सही और उचित, ये वाला राइट भी नहीं होगा, कौन सा लिखेगा लकड़ी को, तो यहाँ पर होगा ही विल राइट द वुड, यानी वो वुड को क्या करेगा, कारीगर यानी कि क्राफ्ट्समैन उस वुड को एक शेप देगा, और वो वुड कहाँ पे फिर काम में ली जाएगी, फायर प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी शेड अ डैश व्हेन शी हर्ड द न्यूज। अब जैसे ही उसने ये खबर पढ़ी तो उसने क्या बहाए, तो डेफिनेटली उसने आंसू ही बहाए होंगे, तो शी शेड अ टीयर। अब यहाँ पर आंसू के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है TEAR वाला टीयर। हालांकि इस टीयर के भी दो मतलब हो गए, एक तो इस टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना, और दूसरा इस टीयर का मतलब किसी भी चीज को फाड़ना भी होता है। कहते हैं ना, इस चीज को फाड़ दिया, टीयर अप कर दिया, तो यहाँ पर आंसू बहाने के लिए तो हम TEAR टीयर यूज करेंगे। ये वाला टायर क्या है, ये टायर होता है किसी भी चीज के लेवल्स होते हैं ना, जैसे अभी आप टायर 1 देंगे, फिर टायर 2 देंगे, तो किसी भी चीज का लेवल बोल दूं या लेयर बोल दूं, है ना, परत या स्तर किसी भी चीज का, तो वो क्या कहलाता है, टायर कहलाता है। ये टेयर का क्या मतलब होता है, दिस इज TARE। ये टेयर है किसी भी चीज का खाली वजन, यानी कि वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम किसी भी चीज में, ठीक है, सामान डालने के बाद तो तोलेंगे ही तोलेंगे, लेकिन सामान डालने से पहले अपन नहीं बोलते भाई साहब इस बर्तन का वजन कितना है वो नापो। तो वो जो बर्तन का वजन है, यानी कि जो एम्प्टी कंटेनर है, वो उसमें सामान डला नहीं है, उस एम्प्टी कंटेनर का जो वजन है ना, उसको हम बोलते हैं TARE टेयर। और ये ट्री का मतलब तो पेड़ आप जानते ही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या होगा कि शी शेड अ टीयर, यानी उसने क्या बहाए, आंसू बहाए, जैसे उसने ये न्यूज सुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रिज इज मेड ऑफ रीइंफोर्स्ड डैश, यानी ये जो ब्रिज है ये किससे बना हुआ है। यहाँ पर ये जो स्टील है STEAL, स्टील का मतलब तो किसी भी चीज को चुराना होता है। ये स्टील क्या है, ये आपने सुना होगा मेटल है एक तरीके से, है ना, धातु है जो आयन वगैरह से मिलकर बनी हुई होती है। ये स्टाइल क्या है, स्टाइल मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। तो वो जो फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग वगैरह जो घर के चारों तरफ लगाई जाती है, तो उस फेंसिंग पर चढ़ने के लिए जो स्टेप्स होती है, यानी स्टेप्स ओवर अ फेंस। अब भैया उस फेंस पे कहीं से तो चढ़ करके आपको आना पड़ेगा ना, तो वो जो स्टेप्स है ना, सीढ़ी जो है उस फेंस पर चढ़कर आने की, वो उसको कहते हैं हम स्टाइल। और ये स्टिल का क्या मतलब है, रुका हुआ, यानी कहते हैं ना पानी बहुत स्टिल है, यानी किसी भी चीज का स्टैटिक, यानी मोशनलेस, अनमूवेबल, चल नहीं रहा है, स्टैटिक है ना। तो जो चीज रुकी हुई है, स्टैटिक है, चल नहीं रही है, मोशन नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्टिल। अब ये बोल रहा है कि जो ब्रिज है वो किससे बना हुआ है। अगर मैं राइट आंसर देखूं तो ब्रिज को चुराने जैसी तो कोई बात है नहीं, स्टेप्स की भी बात नहीं है, रुकने की भी बात नहीं है, तो ये स्टील की धातु से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मैजिशियन विल नाउ परफॉर्म हिज नेक्स्ट, जो मैजिशियन है वो अपनी अगली परफॉर्म क्या करेगा। अब अगली क्या, तो यहाँ पर ये जो फीट वर्ड है, ये तो फुट का प्लूरल हो गया, है ना। तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है, और फुट का मतलब क्या होता है, पैर। तो पैर से रिलेटेड वर्ड के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फीट कहते हैं। ये जो फीट है ये एक नया वर्ड है, ये फीट काहे के लिए यूज होता है, तो ये फीट होता है किसी भी चीज का एक्ट अगर आप कर रहे हो, यानी कहते हैं ना इसने तो बहुत गजब कारनामा करके दिखाया है, यानी किसी भी चीज में एक्शन करना, परफॉर्मेंस देना इज नोन एज फीट। ये फिट क्या है, कहते हैं ना भाई तो इस चीज के लिए बहुत फिट है, यानी कि सही है, यानी कि राइट मैच जिसको अपन कहते हैं, भाई ये इस चीज के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी किसी भी चीज के लिए सही सेट होना इज नोन एज फिट। और ये फिट तो अपनी तो बहुत ही बेकार है, क्या, किस्मत। तो किस्मत के लिए या फिर भाग्य के लिए या फिर डेस्टिनी के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट वर्ड इज फेट।
ठीक है। या फिर हम कहते हैं ना भाई अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए, तो दैट मीन्स यू शुड राइट योर फेट विद ओन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि जो मैजिशियन है वो अपनी अगली क्या देगा, अपना अगला एक्ट दिखाएगा, है ना, यानी अपना अगला परफॉर्मेंस दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। द डैश गेव अ स्पीच ड्यूरिंग द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह किसने स्पीच दी थी। भाई ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि दो टाइप के प्रिंसिपल होता है, बट स्टिल फिर भी कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसी कंफ्यूजन का एग्जामिनर फायदा उठाता है। होमोनिम्स ही तो होगा, दोनों को प्रोनाउंस तो प्रिंसिपल ही करेंगे ना। तो ये जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है ये आप यूज करते हैं रिलेटेड टू सिद्धांत। कहते हैं ना बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति है, यानी रूल या फिर लॉ, यानी कि रूल्स एंड लॉज के द्वारा चला जाने वाला व्यक्ति प्रिंसिपल। और ये वाले जो प्रिंसिपल है ये आपके प्रधानाचार्य हैं, जिनको आप हेड कहते हैं, वो ये प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। अब ये वर्ड है पर्सनल और पर्सनल, दोनों में फर्क क्या है, इसमें डबल एन और ई है, इसमें सिंगल एन और ए है, बाकी दोनों को कहेंगे पर्सनली। अब ये वाला जो पर्सनल होता है ये तो अपन कहते हैं ना मेरा निजी मामला है, मेरा प्राइवेट पार्ट, मतलब मेरा प्राइवेट बात है, इंडिविजुअल है। अब अगर निजी मामला है तो आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, तो वो जो निजी या इंडिविजुअल चीज को हम क्या कहते हैं, पर्सनल कहते हैं, व्यक्तिगत जिससे मैं कहूँ, है ना, कि भैया ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारा घरेलू मैटर है, आप बीच में ना पड़े, तो वो ये वाला पर्सनल हो गया। लेकिन ये वाला जो पर्सनल है डबल एन ई वाला, ये यूज होता है जब हम स्टाफ की बात करते हैं ना, यानी कि कर्मचारियों की जब हम बात करते हैं, एक जगह पर काम करने वाले जो स्टाफ के सदस्य होते हैं जिन्हें हम क्रू भी कहते हैं, तो वो क्रू बोल लूँ या स्टाफ कह लूँ, उन्हीं को हम पर्सनल मेंबर्स भी कहते हैं। तो जैसे मैं कहूँ ना भाई पूरे के पूरे स्टाफ को बुला करके लाओ, तो मैं क्या कह सकती हूँ, कॉल अपॉन द पर्सनल, यानी कि सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स कर्मचारियों को बुला के लाओ। तो उस पर्सनल की स्पेलिंग में क्या आता है, डबल एन ई एल। मे बी दिस विल बी या दिस मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोनों प्रिंसिपल में डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों पर्सनल में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पीच कौन देगा, डेफिनेटली निजी स्पीच की बात तो कर नहीं रहा है, स्टाफ कर्मचारी की भी बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच ड्यूरिंग द मॉर्निंग, यानी प्रधानाचार्य ने सुबह सुबह क्या दी, स्पीच दी। तो प्रिंसिपल कौन सा वाला, PAL वाला प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैट्समैन गॉट अ डैश हाई डैश इन द लास्ट मैच, यानी पिछले मैच में बैट्समैन के ज्यादा क्या आए थे, तो डेफिनेटली स्कोर ही आए थे। कौन सा वाला स्कोर, SCORE। तो स्कोर का मतलब क्या हो गया, स्कोर का मतलब हो गया पॉइंट्स, यानी कि अंक जो आप किसी भी मैच में या किसी भी स्पोर्ट्स में गेन करते हो, वो पॉइंट्स किसी भी गेम में जो अर्न किए जाते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोर कहते हैं। नाउ दिस वर्ड इज स्वर। नाउ स्वर का क्या मतलब होता है, इस स्वर का मतलब होता है किसी भी चीज का ऊंचा उठना, यानी टू राइज हाई, यानी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज तरीके से जब किसी चीज का ऊंचा उठना होता है। जैसे ये क्या मोस्टली ना पक्षियों के लिए भी यूज होता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना क्या तेरे पर लग गए, क्या उड़ रहा है, तो ऊंचा उड़ना या ऊंचा उठना, इन दोनों के लिए वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो ऊंचा उठना बोलूं या ऊंचा उड़ना बोलूं, यानी टू राइज हाई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्वर। और ये है सोर, SORE, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पेनफुल। यार इतना ज्यादा दर्दनाक था ना, इतना ज्यादा पीड़ादायक था ना, इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो ये जो पीड़ादायक है या ये जो पेनफुल है, यानी कि जो आपको क्या देके गया है, आपको दर्द देके गया है, दैट इज नोन एज सोर। और स्टोर तो आप जानते ही हैं, किसी भी दुकान का संग्रह, मतलब दुकान में जो संग्रह करना है, यानी कि जो चीज़ों को इकट्ठा करना है, ऐसी जगह जहाँ आप चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हो, वो क्या कहलाता है, स्टोर कहलाता है। तो बैट्समैन ने हाई क्या किया है, स्कोर किया है अपने लास्ट मैच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ट्राई टू डैश द हैवी डोर ओपन, यानी इस भारी दरवाजे को क्या किया है उसने, क्या करने की कोशिश की है। ऑप्शंस की मीनिंग देखें। अब इस ब्रेक का मतलब तो आप जानते हैं, तोड़ना, किसी भी चीज को ब्रेक करना यानी कि तोड़ना। ये वाला जो ब्रेक है वो गाड़ी का ब्रेक होता है ना, गाड़ी को रोकने के लिए जो आप ब्रेक लगाते हैं, नाउन है ये तो, है ना, जबकि ये क्या है, टू है, तो डेफिनेटली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या, ये ब्रूक है, ब्रूक का क्या मतलब होता है, छोटी नदी जिसको हम कहते हैं, या फिर नाला जिसे हम कहते हैं ना, तो नाले को भी ब्रूक कहते हैं, या फिर छोटी नदी, है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं, ब्रूक कहते हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी जो पानी के लिए छोटी सी स्ट्रीम होती है, यानी जहाँ से पानी
थोड़ा बहुत निकलता रहता है, मतलब बहुत बड़ी निकासी नहीं है पानी की, छोटी निकासी है जिसको हम नाला या छोटी नदी के नाम से जानते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्रू। और बार्क का मतलब तो आप जानते हैं, पेड़ के तने को हम लोग बार्क कहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ पेड़ की जो छाल होती है ना, जैसे कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा भाई नीम की छाल लगा लो, है ना, तो नीम की छाल लगा लो, तो वो जो आप लेकर आए हो क्या लेके आए हो, बार्क लेके आए हो। और एक बार्क में वर्ब से भी आप इसका मतलब जानते हैं, दैट इज भौंकना, दैट कहते हैं ना भाई, बार्किंग ऑफ डॉग, यानी कुत्ते का क्या, भौंकना। तो भौंकने के लिए भी हम बार्क वर्ड का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उसने क्या करने की कोशिश की होगी, ही ट्राई टू ब्रेक द हैवी डोर, यानी उसने इस भारी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है कि कैसे भी करके ये खुल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैड टू डैश अ न्यू स्ट्रैटेजी टू विन द मैच, यानी इस मैच को जीतने की उसे क्या करनी पड़ेगी। अब डेफिनेटली देखो फिर टू है, तो टू के बाद आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। ऑप्शन देखें, अब ये जो डिवाइस है, ये वाला डिवाइस तो आप यूज करते हैं गैजेट के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, यंत्र कहते हैं ना, ये इसके लिए टूल का काम करता है, या ये इसके लिए गैजेट का काम करता है। तो वो जो गैजेट वर्ड आप बोलते हैं उसी को आप डिवाइस कहते हैं। ये वाला जो डिवाइस है एस वाला, ये डेफिनेटली वर्ब है, और इसका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का योजना यानी कि प्लान बनाना, यानी किसी भी चीज की योजना या फिर टू प्लान समथिंग, है ना, प्लान करना इज नोन एज डिवाइस। इन्वेंट भी बोल सकती हूँ, है ना, वो ये डिवाइस होता है। डिवीजन मतलब क्या होता है भाई, इस चीज के क्या कर दो, भाग कर दो, पार्ट्स में इस चीज को तोड़ दो, है ना, तो किसी भी चीज का विभाजन, जिसको मैं स्प्लिट कह सकती हूँ, या फिर ये कह दूं कि किसी भी चीज को क्या करना, सेपरेट करना। तो स्प्लिट करना, सेपरेट करना, या फिर मैं ये कहूँ भाग कर देना, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो सब क्या होता है, डिवीजन होता है। डाइवर्स क्या होता है, डाइवर्स का मतलब होता है इसके भांति भांति प्रकार के, यानी जिसको आप कहते हैं वेरीड, या फिर क्या कहते हैं, विविध, कहते हैं ना, इसके तो बहुत सारे प्रकार के चीजें हैं, यानी जिसको आप डिफरेंट भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इस काम को किया जाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि मैं इसे क्या कह सकती हूँ, किसी भी चीज का डिफरेंट पार्ट, वेरिएड पार्ट इज नोन एज डाइवर्स। अब यहाँ कह रहा है ही हैड टू डैश अ न्यू स्ट्रैटेजी, तो उसे न्यू स्ट्रैटेजी का क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइस, कौन सा वाला डिवाइस, एस वाला, क्योंकि मुझे वर्ब की जरूरत है। तो ही हैड टू डिवाइस अ न्यू स्ट्रैटेजी टू विन द मैच, यानी इस मैच को जीतने के लिए उसे एक नई स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। आई सॉ ब्यूटिफुल डैश फ्लाइंग अबव द लेक, यानी कि मैंने इस लेक के ऊपर किसे, एक ब्यूटीफुल किसे उड़ते हुए देखा, वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के मीनिंग देखें, तो ये लिखा है ड्रेन। देखो ड्रेन का क्या मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना किसी भी चीज का नाली, यानी ड्रेनेज सिस्टम बोला हमने, तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि वो सिस्टम जहाँ से पानी आराम से निकल जाए, यानी एक ऐसा पाइप कह सकती हूँ जो कि पानी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो पाइप टू रिमूव वाटर, कि भाई ये जो पानी है ये आसानी से निकल जाए, तो पाइप टू रिमूव वाटर इज नोन एज व्हाट, ड्रेन। अब ये जो मेन वर्ड है ये क्या है, ये मेनिया नहीं है, ये मेन है। मेन का मतलब होता है, आपने घोड़े को देखा है तो घोड़े के गर्दन के ऊपर बाल होते हैं जो ना ऐसे लटके हुए होते हैं, है ना, नीचे बड़े बड़े लंबे लंबे बाल जो आ रहे होते हैं, उसे मेन कहते हैं। तो घोड़े की गर्दन के जो बाल है ना वो क्या कहलाए जाते हैं, मेन कहलाए जाते हैं। तो जो लंबे लंबे बाल लटक रहे हैं आर नोन एज व्हाट, मेन। ग्रेन क्या है, ग्रेन का मतलब तो अनाज आप जानते ही है ना, तो फूड ग्रेन्स आप बोलते ही हैं, वो ग्रेन कहलाता है। और जहाँ ग्रेन को स्टोर किया जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं। तो ये भी मेरे वन वर्ड में पूछा जाता है कि ग्रेनरी इज द प्लेस टू स्टोर व्हाट, ग्रेन। ये जो क्रेन है ना यही मेरा आंसर है। और क्रेन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो क्रेन एक प्रकार का पक्षी है, यानी अ टाइप ऑफ बर्ड है जिस बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेन कहते हैं। तो क्रेन इज अ टाइप ऑफ बर्ड, है ना, तो बर्ड के लिए भी हम क्रेन वर्ड यूज करते हैं। और बाकी क्रेन का मतलब फिर आप वो गाड़ी तो जानते ही है जो सामान को उठा उठा के ले जाती, मशीन जो है ही, है ना, कि भाई क्रेन बुलवा लो ताकि इसको तोड़ ताड़ दे, तो वो क्रेन तो मशीन तो खैर है ही। तो आई सॉ ब्यूटीफुल, क्या आपने एक पक्षी को देखा है जो लेक के ऊपर से उड़ के जा रहा था, वो पक्षी के लिए वर्ड क्या आएगा, क्रेन, CRAN। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही यूज्ड अ डैश टू वे द वेजिटेबल्स। अब उसने वेजिटेबल्स को वे करने के लिए क्या यूज किया होगा, तो किसी भी चीज को नापने के लिए या तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया जाता है। और तराजू को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो स्केल मीन्स व्हाट, तराजू। लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं, देखो स्कल का मतलब तो खोपड़ी हो गया, है ना, ब्रेन में जो ये
आपका ऊपर जो पार्ट है आपके सर का, ये क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। स्किल का क्या मतलब होता है? कहते हैं इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो टैलेंट को क्या कहते हैं? ये किसी भी चीज़ की एबिलिटी, भाई मेरे अंदर ये चीज़ करने की क्या है? क्षमता है, एबिलिटी है, वो मेरा क्या हो जाएगा? स्किल हो जाएगा। और सील का क्या मतलब होता है? जिसको आप स्टैम्प कहते हैं। कहते हैं ना किसी भी चीज़ पे क्या लगा दो? मोहर लगा दो। तो इस पे मेरी मोहर लग चुकी है, तो मोहर लगना इज नोन एज व्हाट? स्टैम्प। या फिर जो कई बार तो सी एनिमल्स जो होते हैं, तो सी एनिमल्स को भी हम लोग सील के ही नाम से जानते हैं। तो सर्टेन सी एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज सील। और जो स्टैम्प या मोहर जो हम लोग लगाते हैं कागज वगैरह पे, वो भी सील है। स्किल का क्या मतलब हो गया? टैलेंट हो गया। स्कल का मतलब खोपड़ी हो गया। और स्केल का मतलब तराजू हो गया। तो यहाँ वेजिटेबल्स को नापने के लिए या वजन तोलने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्केल का यूज किया जाता है। His voice did not dash well in the large auditorium, यानी इतने बड़े हॉल में या ऑडिटोरियम में उसकी आवाज़ क्या नहीं कर रही है? तो डेफिनेटली उसकी आवाज़ नहीं गूंज रही होगी। तो गूंजने के लिए हम वर्ड बोलते हैं एको। अब एको जब हम बोलते हैं ना, तो उसमें एच साइलेंट होता है, बट उसकी स्पेलिंग में एच आता है। जबकि देखिए यहाँ पे मैंने ECO वाला एको भी लिखा है और ECHO वाला एको भी लिखा है। होते दोनों ही है, होमोनिम्स है ना, होते तो दोनों है, पर दोनों का डिफरेंस यही है कि इस वाले एको का मतलब तो होता है गूंजना। ये तो रिलेटेड टू साउंड हो गया, ठीक है। यानी कि जब साउंड का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। बार 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 कोई एक ही आवाज़ मुझे दोबारा दोबारा सुनाई दे। पहाड़ों पे कई मूवीज होता है, पहाड़ सिमरन, तो बार बार आवाज़ सुनाई देती है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? एको। यानी कि साउंड का रिपीटेशन होना, बार बार उसी साउंड का आना। ईगो का क्या मतलब होता है? ईगो का मतलब अहंकार, जिसको हम सेल्फ प्राइड कहते हैं। कहते हैं ना इसमें तो बहुत अहंकार भरा पड़ा है, तो दैट इज नोन एज, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्या है? ईगो है। तो सेल्फ प्राइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? ईगो। इको का क्या मतलब होता है? इको वर्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, इसीलिए आप कहते हो ना इको फ्रेंडली, यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है। और ये जो एक है, कहते हैं मुझे स्टमक एक हो रहा है, तो दैट इज पेन, यानी कि जिसको आप कहते हैं क्या? दर्द होना। तो दर्द के लिए, पेन के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वॉइस के लिए डेफिनेटली हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है दे वॉच द थ्रिलिंग डैश ऑफ द मूवी, यानी उसने मूवी की क्या देखी? थ्रिलिंग क्या देखा? तो डेफिनेटली मूविंग का थ्रिलिंग सीन देखा होगा ना, इसी दृश्य ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सीन या दृश्य के लिए वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? SCENE। तो यानी कि यहाँ पर मैं कहूँगी कि उसने जो मूवी का थ्रिलिंग सीन है, पार्ट है, वो जो है वो देखा है। अब ये जो सीन है इसका मतलब तो देखना होता है। किसकी थर्ड फॉर्म है ये? सी की। सी, सॉ और सीन वर्ब हो गया। यहाँ पर ये सिन का मतलब होता है पाप, बहुत पाप करके बैठा है, यानी बहुत ज़्यादा क्या करके बैठा है? सिन। और ये जो साइन है, ये साइन होता है किसी भी चीज़ का संकेत करना। कहते हैं ना मुझे तो बहुत साइन मिले थे पर मैं ही नहीं समझी। तो सिंबल करना या संकेत करना इज नोन एज व्हाट? साइन, जिसको आप इंडिकेट भी कहते हैं, है ना, यानी सर्टेन इंडिकेशंस गिवन टू यू, है ना, दैट इज नोन एज साइन। तो दे वॉच द थ्रिलिंग व्हाट? दे वॉच द थ्रिलिंग सीन, किसकी? मूवी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट टू टाई द डैश बिफोर यू ट्रिप, यानी कि जब आप ट्रिप स्टार्ट करें उससे पहले क्या टाई करना ना भूलें। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड देख करके लग रहा है कि गांठ बांधना ना भूलें। तो गांठ बांधने के लिए हम वर्ड बोलते हैं नॉट, लेकिन कौन सा वाला नॉट? KNOT वाला नॉट। तो ये जो नॉट होता है, कहते हैं ना शादी करने के लिए भी टाई द नॉट, तो गांठ बांधने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉट टाई करना। ये वाला नॉट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को मना करना, ये तो आप जानते हैं नहीं। बट दिस नॉट मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। ये नॉट का मतलब होता है जो कहते हैं ना भाई कोई चीज जीरो हो गई है, जीरो हो गई है यानी कि शून्य हो गई है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस, नथिंग, है ना। कहते हैं ना दिस थिंग स्टैंड्स नथिंग टू मी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जिसको आप कहते हैं, ठीक है। शून्य जब कोई चीज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? नॉट। और ये नट तो आप जानते ही हैं, जिसको आप मेवा, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब क्या है? नट्स है ना। तो ये जो मेवा हम खाने के लिए यूज करते हैं, एडिबल सीड्स जिनको हम कहते हैं, वो क्या कहलाती है? नट कहलाती है। तो यहाँ गांठ बांधने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट। और कौन सा वाला नॉट? KNOT वाला नॉट। तुम्हारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं। द कारपेंटर विल डैश द न्यू डोर टुमारो, जो कारपेंटर है वो कल नए दरवाजे का क्या कर देगा? तो जरा ऑप्शन देखिए एक बार।
देखो ये जो प्लव वर्ड है, इस प्लव वर्ड का क्या मतलब होता है? प्लव का मतलब होता है खेत वेत जोड़ना। तो खेत जोड़ना ये क्या एक फार्मिंग टूल है ना, खेत जोतने के लिए जो यूज किया जाता है। तो दिस इज अ फार्मिंग टूल, जिसको अपन कहते हैं हल चलाना। कहते हैं ना हल को क्या करना? प्लव करना। तो हल चलाना इज नोन एज व्हाट? प्लविंग। ये जो प्लान है ये तो योजना हो गया, किसी भी चीज की स्ट्रैटेजी है ना, जिसको हम कहते हैं भाई क्या स्ट्रैटेजी है तेरा, क्या प्लान है तेरा, है ना। तो योजना को हम या स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। ये जो प्लेन सॉरी ये जो प्लेन है ना, ये होता है किसी भी चीज को छीलना। तो जैसे जब लकड़ी वगैरह होती है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए, है ना, आपने देखा उसको छीलना पड़ता है। तो वो छीलने को वैसे तो कहते हैं रंदा लगाना, ठीक है। तो वो रंदा लगाना इज व्हाट? कि उस लकड़ी की जो छाल है उसे छील करके उसे क्या बनाना? स्मूथ करना। तो एक ऐसा टूल जो यूज होता है, टूल टू स्मूथ वुड, यानी कि जो लकड़ी को छीलने के लिए जो टूल यूज होता है ना, उस टूल को बोलते हैं प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है ये तो आप जानते ही हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, है ना, जिसको कहते हैं ना समतल, बोलते हैं बहुत समतल भूमि है। प्लेन एरियाज आपने पढ़े ही होंगे, एडजेक्टिव के तौर पर ये काम करता है। तो जो समतल लैंड होती है या समतल मैदान बोल लूँ या भूमि बोल लूँ, उसको फ्लैट लैंड को हम लोग बोलते हैं प्लेन। और एक प्लेन का मतलब होता है सिंपल, वो तो बहुत प्लेन रहती है यानी सिंपल रहती है। तो प्लेन का मतलब साधारण से भी है और समतल किसी चीज का स्मूथ पार्ट भी क्या कहलाता है? प्लेन। अब यहाँ पर जो कारपेंटर है उसने नए दरवाजे को क्या करेगा? वो कल छीलेगा यानी उसको स्मूथ बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला प्लेन आएगा? PLANE वाला प्लेन। तो लकड़ी को छील कर जो स्मूथ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? PLANE प्लेन। आगे बढ़ते हैं। द लॉयर विल नाउ प्रेजेंट हिज डैश इन कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि जो लॉयर है वो कोर्ट में अपना क्या पेश करेगा? केस ही प्रेजेंट करेगा ना। तो CASE वाला केस, जिसको हम कहते हैं मुकदमा। तो वो भाई कहते हैं ना भैया, वो अपना मुकदमा कल दायर करेगा। तो मुकदमा दायर करना इज नोन एज व्हाट? कि द लॉयर विल नाउ प्रेजेंट हिज केस इन कोर्ट। ये कैश तो पैसा है, ये वो मनी है, मनी मनी है ना। तो मनी इन हैंड, कहते हैं भाई अभी तेरे पास कितना कैश है। तो अभी तेरे पास कितना कैश है यानी वो पैसा बता, वो नकद बता जो अभी तेरे पास राइट हैंड है, अभी तेरे हाथ में कितना है। तो मनी विच इज इन योर हैंड राइट नाउ। और ये किस फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में। वो क्या कहलाता है? कैश कहलाता है। कास्ट का मतलब तो आप जानते हैं, जाति से रिलेटेड वर्ड है कास्ट, रिलीजन। कर्ज का मतलब होता है किसी को भी श्राप देना, बद्दुआ देना, कर्ज करना यानी कि बैड विश करना किसी के लिए ना, बुरी बुरी बातें सोचना, इज नोन एज कर्ज। तो जो लॉयर है वो अपना क्या प्रेजेंट करेगा कोर्ट में? डेफिनेटली केस। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ही गेव मी अ डैश ऑन द बैक आफ्टर आई वन। तो जीतने के बाद उसने मेरी पीठ पर क्या किया? थपथपाया ही होगा ना, थपथपाना। तो पीठ को थपथपाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं पैट, ठीक है। तो जो प्यार से पीठ पर ऐसे थपथपाया जाता है उसे पैट कहते हैं। नाउ मैम ये बैट क्या है? तो मैं ये एक ही बार लिख चुकी हूँ, थपथपाना। बैट क्या है? बैट का मतलब एक तो आप जानते हैं बल्ला, क्रिकेट का शौक सबको ही है ना। तो बल्ला और बॉल, तो दैट बल्ला इज नोन एज बैट। और एक बैट का मतलब एनिमल भी है जिसको आप क्या कहते हैं? चमगादड़। तो चमगादड़ को भी हम क्या कहते हैं? बैट के नाम से ही जानते हैं। ये बैट हो गया शर्त लगाना, किसी से बैट करना यानी शर्त करना। और ये पेट तो हो गया पालतू जानवर, है ना। तो जो घर में पेट एनिमल्स रहते हैं या रखते हैं तो वो पेट पालतू जानवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? पेट, जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। तो द डॉग इन योर हाउस इज नोन एज व्हाट? पेट एनिमल। तो डोमेस्टिक एनिमल्स इज नोन एज पेट। कौन सा वाला पेट? PET वाला पेट। और PAT वाला पेट क्या होगा? किसी भी का भी पीठ थपथपाना। ये क्या है? बैट मीन्स बल्ला। और BET वाला बैट इज शर्त लगाना। My right answer is that. His dash was badly injured in the accident. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि है ना उसका क्या इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट में। तो ये सील वर्ड तो मैंने अभी बताया भी था आपको, है ना। सील का क्या मतलब बताया था अभी, इससे पहले हमने पढ़ा ना। स्टैम्प को कहते हैं, मोहर को हम लोग क्या कहते हैं? सील कहते हैं। तो किसी भी चीज़ पे मोहर लगाना यानी कि क्या कर देना? सील लगाना। ये सेल क्या है? सेल का मतलब हो गया बिक्री, किसी भी चीज को बेचना, तो यानी सामान को बेचना। सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज सेल। कहते नहीं है भाई यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी है, यानी सामान को बेचा जा रहा है कम प्राइस में। ये सोल क्या है? आत्मा, परमात्मा से जाकर मिल गई, तो आत्मा इज नोन एज सोल। और ये SOLE वाला सोल क्या है? ये कहलाता है पैर का तलवा, जो अपन कहते हैं ना, अपन पैर का जो नीचे वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज व्हाट? सोल, SOLE, ठीक है। तो ये जो अंडर साइड ऑफ फुट होता है यानी कि आपके पैर का जो नीचे का पार्ट है,
दैट इज नोन एज सोल। तो अब आपका एक्सीडेंट में क्या इंजर्ड हुआ होगा? स्टैम्प तो इंजर्ड नहीं हुआ होगा, सेलिंग ऑफ गुड्स भी यानी कि ये वाला सेल भी नहीं होगा। आत्मा कैसे इंजर्ड हो सकती है एक्सीडेंट में? इंजर्ड तो नहीं होगी, तो दैट इज सोल, यानी कि पैर का जो पंजा है या जो तलवा है वो मेरा बुरी तरह क्या हो गया? एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, है ना। तो कुछ इस टाइप के होमोनिम्स भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत बारीकी से इस आंसर को टिक करना पड़ेगा। तो होमोनिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं, बहुत आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द डैश इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। अरे वाह, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या शाइन कर रहा होगा? डेफिनेटली सन, यानी कि सूरज ही शाइन कर रहा होगा और बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। ये वाले सन का मतलब तो क्या होता है बेटा, है ना। सिन का मतलब अभी अभी मैंने बताया था पाप, और ये साइन का मतलब भी अभी मैंने बताए थे इंडिकेशंस, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिले? संकेत मिले थे, बस मैं ही इन संकेतों को समझ नहीं कर पाई। तो ये जो संकेत मिलते हैं, है ना, उन इंडिकेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सन, कि द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, दे गेव अ ब्यूटिफुल डैश फॉर द वेडिंग गेस्ट, यानी वेडिंग गेस्ट के लिए उन्होंने ब्यूटिफुल क्या दी है ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो SIGHT वाला साइट है, ये साइट का मतलब तो होता है व्यू, जिसे आप कहते हैं ना दृश्य, नज़ारा। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड भी किया है। तो किसी भी चीज़ का दृश्य हो गया, व्यू हो गया, विजन बोल लूँ, नज़ारा बोल लूँ, देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए, है ना। तो ये जो व्यू है, दृश्य है, विजन है, नज़ारा है, इसको क्या कहते हैं? साइट। ये साइट वर्ड क्या होता है? फटाफट से बताओ। इस साइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेंशन करना, है ना। तो किसी भी चीज़ का मेंशन, एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल दे करके, इसको आप कहते हैं मुझे इस चीज़ का हवाला मत दे, मतलब मुझे इस चीज़ का एग्जाम्पल मत दे, मुझे तो जैसा होगा मैं वैसा ही करूँगी। तो किसी भी चीज़ का हवाला देना, किसी भी का भी एग्जाम, देख वो तो ऐसा करता है, देख तू ही नहीं मानता है, वो तो अपनी मम्मी की पूरी बात मानता है। तो ये जो एग्जाम्पल देना है, मेंशन करना है, रेफर करना है, उसे हम क्या कहते हैं? साइट। कौन सा वाला साइट? CITE वाला। SITE वाला साइट होता है जिसको आप कहते हैं लोकेशन, कहते हैं ना हाई डेस्टिनेशन वेडिंग। ये जो लोकेशन है या ये जो प्लेस है, जिसे आप स्थान कहते हो या जगह कहते हो, दिस प्लेस और लोकेशन इज नोन एज साइट। कौन सा वाला? SITE। कहते हैं ना आजकल मेरा इस साइट पे काम चल रहा है, यानी आजकल मेरी लोकेशन ये है काम करने की। और इन साइट का क्या मतलब होता है? गहरी समझ, जिसको हम कहते हैं ना डीप अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं मेरे अंतर मन से ये आवाज़ आई थी, यानी अंदर से ये जो आवाज़ आना। तो अंतः दृष्टि जिसको हम कहते हैं, है ना, अंदर तक जो सोचने की क्षमता आपकी है, दैट इज नोन एज, जिसको हम गहरी समझ कह सकते हैं। कहते हैं ना बहुत गहरी गहरी बातें करता है यार वो तो, यानी उसमें समझ भावना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गहरी समझ हम किसी भी चीज़ के दिखाते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर है, दैट इज नोन एज इनसाइट। अब ये बोल रहा है वेडिंग गेस्ट के लिए उन्होंने ब्यूटीफुल क्या देखी है? नज़ारा नहीं देखा है, मेंशन भी नहीं किया है, और अंतर्दृष्टि भी नहीं है। उन्होंने ब्यूटीफुल क्या देखी है? लोकेशन। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये जो लोकेशन देख करके वेडिंग हो रही है ना, जिसको आप क्या कहते हैं कि भैया डेस्टिनेशन वेडिंग कर रखी है, यानी कि 2-3 दिन के लिए एक जगह ले रखी है, और वो जगह बनाई इसीलिए जाती है ना, कि वहाँ पर जाकर के लोग क्या कर सके? आराम से शादी वादी चिलविल करे, मस्त खूब पैसा बर्बाद करें। तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज साइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दे मेट टू डिस्कस द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उन्हें प्रोजेक्ट का क्या डिस्कस करना है, किस लिए मिले हैं वो? तो टू कर्स। अब कर्स का मतलब तो फिर श्राप देना हो गया, है ना। तो श्राप डिस्कस करने के लिए तो वो नहीं मिले होंगे। तो कर्स इज किसी को भी श्राप देना। तो दिस इज नॉट द आंसर फॉर मी। फिर आगे बढ़ते कॉज। कॉज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का कारण मेंशन करना, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीजन देना। कोर्स का क्या मतलब होता है? ये कोर्स तो आप जानते ही हैं, रफ जिसको आप कहते हैं, खुरदरा। कहते हैं ना यार ये तो बहुत ज़्यादा खुरदरा है ना, यानी चुभ रहा है। तो दैट खुरदरा पोर्शन या रफ पोर्शन इज नोन एज व्हाट? कोर्स। लेकिन ये जो COURSE वाला कोर्स है, इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ का रास्ता, कहते हैं ना पाथ। सिलेबस बोल लो, रास्ता बोल लो, डायरेक्शन बोल लो, है ना। तो किसी भी चीज़ का डायरेक्शन, रास्ता या फिर पाथ को हम बोलते हैं क्या? कोर्स। COURSE, है ना। तो दे मेट टू डिस्कस द, अब डेफिनेटली श्राप डिस्कस करने के लिए तो नहीं मिले होंगे प्रोजेक्ट का, कारण भी नहीं, कोर्स भी नहीं। हाँ ये कह सकते हैं COURSE कि दे मेट टू डिस्कस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट या डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी COURSE कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
आई विल डैश द एप्लीकेशन टुमारो। नाउ अब मैं एप्लीकेशन कल क्या करूंगी, जमा करूंगी। तो जमा करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं हैंड ओवर, जिसको हम कहते हैं, है ना, जमा करना या किसी भी चीज को क्या करना, हैंड ओवर करना। भाई ये लो आपकी अमानत, आप संभालो, तो उसे कहते हैं सबमिट। अब ये जो सबमिट वर्ड है ना, इसमें जो बी आता है ये भी साइलेंट होता है ना। आप में से कई जने इसको सबमिट कहते हैं, नहीं, इट्स नॉट सबमिट, इट्स समिट। ये भी समिट है और ये भी समिट ही है। बोथ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एज सेम। सबमिट में बी नहीं प्रोनाउंस होता है, इट्स नॉट सबमिट, इट्स समिट। तो सबमिट करना यानी किसी भी चीज को क्या करना, जमा करना। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि आई विल सबमिट द एप्लीकेशन टुमारो, यानी हैंड ओवर करना, किसी को दे देना, यानी टू गिव समथिंग या जमा करना। और ये वाला जो सबमिट होता है, ये तो आप जानते हैं किसी भी चीज का शिखर कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट जब हम किसी चीज का पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोल लूं, पीक बोल लूं, या फिर किसी चीज का शिखर बोल लूं, है ना। या फिर समिट होता है ना, आपने जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, गांधी जी ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया, यानी कि समिट को हम सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मीटिंग के लिए भी जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। कहते हैं ना इसकी फर्स्ट समिट यहाँ हुई, सेकंड समिट यहाँ हुई, तो समिट मतलब सम्मेलन। परमिट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की परमिशन देना, यानी ऑफिशियल परमिशन देना, आधिकारिक कह सकती हूँ मैं, आधिकारिक अनुमति किसी भी चीज की देना, कि हाँ भाई लीगली मुझे यहाँ की परमिशन मिल गई, भाई मैं घर वालों से पूछ के आया हूँ, मुझे ऑफिशियल परमिशन मिली है मम्मी पापा से। तो ये जो ऑफिशियल परमिशन है जो आप लेते हैं वो कहलाता है क्या, परमिट। एडमिट का क्या मतलब होता है, मानना। कहते हैं ना भाई चलो उसने अपनी गलती एडमिट की, यानी मानी, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना, यानी उसने अपनी गलती स्वीकार की, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एडमिट। अच्छा, मैंने इस क्लास में या स्कूल में एडमिशन लिया है, तो उसके लिए भी एडमिट वर्ड यूज होता है, जिसको आप कहते हैं टू अलाउ, यानी कि प्रवेश देना। उस सेंस में भी आप कई बार इस एडमिट वर्ड का यूज करते हैं। तो खैर यहाँ पर आंसर क्या होगा कि आई विल सबमिट द एप्लीकेशन टुमारो। चलिए, तो ये आज हमने कुछ PYQs थे जो रिलेटेड टू होमोनिम्स किए हैं। मैं 2 से 3 क्लास जो है वो आपकी इन PYQs की लूंगी, ताकि होमोनिम्स या होमोफोन्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली देखो ये एक नया टॉपिक है जो काफी एग्जाम्स में एड ऑन हुआ है, तो वाई टू गिव मार्क्स फॉर दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक में मार्क्स क्यों गंवाना, है ना। मतलब मुझे तो चाहिए यार, मैं तो मार्क्स की भूखी हूँ, तो मुझे तो मार्क्स चाहिए, तो फॉर दैट आई विल नॉट स्किप दिस टॉपिक, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं कुछ और होमोनिम्स के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर से देखें और याद करें इन होमोनिम्स को, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।